नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर, जहां आपको आज कागज़ नगर के कुछ खास समाचार बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आज दिन है शनिवार का और मेरा नाम है कौशिक। आप लोगों को लगातार इस चैनल पे हम लोग कागज़ नगर के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स बताते ही रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने खास करीबी कागज़ नगर के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा नहीं, बस 2-2 लोगों तक भी आप अगर शेयर करेंगे तो हमारी व्यूवरशिप अच्छी बढ़ जाएगी, हम लोगों को कुछ सहायता मिलेगी। इसके लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, फ्री है और हमारा मनोबल भी बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। आधार को लेकर समस्या, पानी को लेकर हंगामा, कब खुलेगा अस्पताल, सारे यूनिफॉर्म बर्बाद, खूब मना मातृभाषा दिवस। बात करते हैं आज की पहली खबर से। आधार कार्ड को लेकर के काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कागज़ नगर में आधार कार्ड अपडेट करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। पहले आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए बहुत सारे सेंटर्स हुआ करते थे। अब दूसरे राज्यों में अगर हम लोग चले जाएं, पास के चंद्रपुर में ही चले जाएं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड अपडेट करने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ बैंकों में भी वहाँ पे आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। और इसके अलावा मी सेवा सरीखे वहाँ पे जो भी ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे भी आधार कार्ड अपडेट हो जाते हैं। तो बहुत आसान है चंद्रपुर जैसे बाकी देश के कई हिस्सों में आधार कार्ड अपडेट कराना। लेकिन हमारे तेलंगाना में, ख़ास तौर पे हमारे कागज़ नगर में आधार कार्ड अपडेट कराना काफ़ी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आधार कार्ड का सेंटर बंद हो चुका है। पहले चला था कुछ महीने तक, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक ई सेवा में आधार कार्ड का जो है थोड़ा बहुत अपडेट होता है। बहुत मुश्किलों से वहाँ पे आधार कार्ड अपडेट किया जाता है। आप लोगों को वहाँ पे घंटों तक लाइन का इंतज़ार करना पड़ेगा। कभी सर्वर डाउन हो गया तो तकलीफ़ें अलग। इसके अलावा कागज़ नगर म्यूनिसिपल ऑफिस में भी एक आधार कार्ड सेंटर था, जो कि पता नहीं क्यों अचानक से बंद कर दिया गया है। बात करें बैंकों की, तो बैंकों में ये सेवा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चल रही है। बीच में एक बार तेलंगाना ग्रामीण बैंक के अंदर में आधार कार्ड अपडेट सेंटर लगाया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। और मी सेवा सेंटर्स की तो क्या ही कहने। कागज़ नगर में मुश्किल से किसी मी सेवा सेंटर के पास में आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा है। लोग क्या करते हैं, कभी कभार ईसगांव चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक ऐसे मी सेवा सेंटर्स है जहाँ पे आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा चल रही है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कुछ घटनाओं के कारण में क्या हुआ था। यहाँ पे कलेक्टर साहब ने पूरी तरीके से आधार कार्ड अपडेट के काम को बंद ही करके रख दिया था। बात करें बेज्जूर की, सिरपुर की, दहेगांव की, तो कमोबेश हर जगह पे यही हाल बना हुआ है। अब लोग आधार कार्ड अपडेट कराने जाएं तो जाएं कहाँ। छोटे बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर के मृत्यु तक हर चीज़ में आप लोगों को आजकल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहाँ आधार कार्ड को अपडेट कराएगी, कुछ बोल नहीं सकते। हमने कुछ दिनों पहले आप लोगों को अपार आईडी कार्ड के बारे में बताया था। उसके लिए भी बच्चे लोगों को उनका आधार कार्ड अपडेट कराना होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बच्चे जो है ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। उनके बायोमेट्रिक्स, उनका जो चेहरा है वो बदल जाता है, अंगूठे के निशान वगैरह बड़े होने लगते हैं, तो उनका बायोमेट्रिक लगातार हर साल अपडेट करना ज़रूरी है। हर चीज़ में आजकल आधार कार्ड में फ़ोन नंबर ऐड करना ज़रूरी है। तो ये सब कराएंगे नहीं तो अपार कार्ड बनेगा कैसे बच्चों का। बहुत सारी परेशानियाँ आजकल आधार कार्ड को लेकर चल रही हैं। क्या आप लोगों को भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ रही हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। अब अगला हंगामा आधार के बाद आता है पानी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पानी की बिंदियाँ लेके बैठी हुई है। घटना है दहेगांव की, जहाँ पे एमपीडीओ ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हो गया। अभी गर्मी की मौसम ठीक से आई भी नहीं है कि पानी की किल्लत चालू हो चुकी है। कई जगह पे पानी के पाइप फट जा रहे हैं। आपको ये 3 दिन पहले की वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी की टंकी है ये, बालाजी नगर वार्ड के पास में, कैसे फट गई है और पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। जब भी आप कृष्णावेनी स्कूल से बालाजी नगर बोर्ड तक का सफ़र करेंगे, आपको रास्ते में पानी बहता हुआ दिख ही जाएगा। ये महिमा है इस पानी के टंकी की। तो ये लीकेजेस कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, पानी का सुविधा कागज़ नगर को कैसे मिलेगा, क्या है, कुछ सिस्टम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी कभार आप लोग जब बस स्टैंड से पहाड़ के नीचे से होते हुए जाते हो दाड़ा नगर चौरस्ते तक, आपको रास्ते में ईदगाह के सामने देखिए पानी बहता हुआ मिलेगा।
रोड के ऊपर। क्यों? वहाँ ऊपर पानी की टंकी है, वहाँ से पानी लीक होकर के सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर आकर जमा हो जाता है। लोग जो पैदल चलते हैं उन लोगों को तो काफ़ी तकलीफ होती है, पैर उठा उठा के चलना पड़ता है पानी में से। तो पानी की समस्या को लेकर के कागज़ नगर म्यूनिसिपैलिटी ने, नगर परिषद ने अभी तक क्या सोचा है, क्या विचार किया है, इसके बारे में अब तक कोई क्लियरेंस नहीं है। वाटर टैक्स तो हर किसी से बराबर लिया जा रहा है। इसके बाद आएंगे अभी अस्पताल पर। जी हाँ दोस्तों, आप ये फोटो में देख सकते हो कि बिल्डिंग बनके रेडी है, बस खाली इसको चुना पुताई करके कैसे तैसे इनॉग्रेट कर देना बाकी है। दरअसल आजकल हॉस्पिटल के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड आता है। ग्राम पंचायत और मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ला करके देती है, और कुछ एक मेरे ख्याल से एक मंडल के अंदर में 2 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जो है ना वहाँ पे तैयारी करने के लिए सुविधा दी जाती है। तो कागज़ नगर मंडल में भी है, अभी अपने इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोसनी में भी एक नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला है। ये तस्वीर आप देख रहे हो दहे गाँव की है। बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बन के तैयार हो गए हैं, कहीं पे पेंटिंग करना बाकी है। अपने कोसनी वाले में तो पेंटिंग भी हो चुकी है, बस खाली उसका इनॉग्रेशन करना बाकी है। इनॉग्रेशन क्यों नहीं हो रहा? जब इसके बारे में थोड़ी सी पड़ताल की तो पता चला कि इनॉग्रेशन करने के लिए वहाँ स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। कौन से डॉक्टर को वहाँ ला के बैठाना? नर्स के अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो कैसे चलेंगे ये प्राइमरी सब सेंटर्स, हेल्थ सेंटर? पता नहीं, कुछ नहीं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले ही जो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज के तरफ से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए एम्बुलेंसेज भिजाए हैं, पेंचिकल पेट में, कौटाला में और बेज्जूर में। तो हमारे एम्बुलेंस आ जाने से तो काम नहीं बनता ना, आपको अच्छी सड़क भी चाहिए और नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी चाहिए। कुछ लोग ये बताते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर उनके गांव में है, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी है कि क्या ही कहने। डॉक्टर टाइम पे नहीं आते, 2 दिन के बाद 1 दिन आते हैं, डुम्मा मार देते हैं बीच बीच में, और दवाइयाँ तो फिर क्या ही जब कहने। लोग आते हैं सीधे सीधे पैसा खर्च करके कागज़ नगर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाते हैं। और ईएसआई हॉस्पिटल का तो आपने आज दोपहर में देखा ही होगा क्या कंडीशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये जो है ऊपर में आई लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी जब आप जाओगे ना, आपको सबसे पहला वीडियो आज दोपहर का वही मिलेगा, जिसमें ईएसआई हॉस्पिटल के बारे में पूरी जो है कवरेज की गई है। ईएसआई की हालत ख़राब, सरकारी हॉस्पिटल की हालत ख़राब, कई जगह पे जो है अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो हॉस्पिटल है लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। अब कागज़ नगर का एक बीमार आदमी जाए तो जाए किधर? वही एम्बुलेंस में पैसे देके मंचिरियाल, नहीं तो हैदराबाद। इसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप ये फोटो में देख सकते हो ढेर सारे यूनिफॉर्म बने हुए हैं। दरअसल हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सरकार ने एक फैसला किया था कि स्कूल की तरह अपन आंगनवाड़ी में भी यूनिफॉर्म चालू कर देंगे। दरअसल आंगनवाड़ी भी तो एक छोटा सा स्कूल ही है, जहाँ पे बच्चे लोग पहले आके प्ले स्कूल, नर्सरी की तरह ज्वाइन करते हैं, अ आ क ख लिखना सीखते हैं तेलुगु में, और इंग्लिश में ABCD। तो ये सब चीज़ें जब आंगनबाड़ी में कराई ही जा रही हैं, तो क्यों ना उन लोगों को स्कूल के बच्चों की तरह यूनिफॉर्म भी दे दिया जाए। मिड डे मील तो उनका चल ही रहा है। तो ऐसे में रेवंत रेड्डी साहब की सरकार ने क्या किया था, यूनिफॉर्म बनवाने के ऑर्डर्स भी दे दिए थे। एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाई गई कि कितने बच्चे हैं आंगनवाड़ियों में, कितने आंगनवाड़ियां हैं अपने ज़िले में, सब जगह का रिपोर्ट निकाल करके जो है ऑर्डर दे दिए गए सिलाई के लिए। सिलाई भी हो गई, सिलाई करके उनको बस्ते में भर के आंगनवाड़ियों में भेज भी दिया गया। लेकिन ना आज तक ये यूनिफॉर्म के बस्ते खुले हैं, ना ही अब तक किसी बच्चे ने इन यूनिफॉर्मों को पहना है। जैसे का तैसा सब कुछ वैसे पड़ा हुआ है, सारी मेहनत बर्बाद। अब इसके लिए रेवंत रेड्डी सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग भी कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं, सीरियसली ले नहीं रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। बोल रहे हैं कि अब तो कुछ ही दिनों में फिर से नया सेशन चालू हो जाएगा स्कूल्स का, तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतनी मेहनत से जो है सरकारी पैसों से बने इन यूनिफॉर्म को अब रद्दी के तरीके से फेंक दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर, ये खबर है दोस्तों इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था कल। दरअसल पूरे दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं, स्पेनिश है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, वैसे हमारे देश में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों। तो कई लोग जो हैं अपने अपने मदर टंग लैंग्वेज में बात करते हैं और उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। ये कोई छोटा मोटा ऐसा एक दिन नहीं है दोस्तों, दरअसल ये दिन है हम लोगों को हमारी खुद की मदर टंग लैंग्वेज से जुड़ने का।
कई लोग हैं हमारे कागजनगर में जो कि ठीक से तेलुगु बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कई लोग हैं जो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनको ठीक से न्यूज़पेपर की खबरें समझ में नहीं आती। वो लोग हमारी ये हिंदी न्यूज़ देख करके अपना काम चलाते हैं। कई लोगों की मातृभाषा हिंदी है हमारे कागजनगर शहर के अंदर। वैसे ही हमारा एकमात्र जो आदिलाबाद सेक्टर है ना दोस्तों, कोमरम भीम ज़िला जो है ना, ये कई सारे भाषाओं का घर है। यहाँ पे सिर्फ तेलुगु और हिंदी नहीं, इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली और लिखी भी जाती हैं। आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, ये जो कोलाम भाषा है, गोंडी भाषा है, ऐसे ढेर सारे भाषाएं हैं जो कि ट्राइबल लोग अपने गाँवों में बोलते हैं। हम लोगों को सुनने में लगता है कि सब एक है, लेकिन नहीं, ट्राइबल्स की लैंग्वेजेस में भी बहुत सारा डिफरेंस है। कोलाम भाषा अलग है, गोंडी भाषा अलग है। ये सारी भाषाएं बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और जंगल के अंदर कई राज्यों में फैली हुई ये भाषा है। आप छत्तीसगढ़ जाओगे वहाँ पे भी आपको कोलाम भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। आप महाराष्ट्र जाओगे वहाँ पे भी आपको गोंडी भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। बहुत इसमें जो है एक हद तक मराठी भी मिक्स हुई होती है, हमारे सिरपुर तालुके की और हमारे कोमरम भीम ज़िले की। यहाँ पे आप मार्केट में जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मराठी भाषा में बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी जातियां हैं, माला जाति है, माली, वो लोग भी अपने आम बोलचाल में घर रिश्तेदारी में हर जगह पे मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की मराठी में और महाराष्ट्र की मराठी में बिल्कुल फ़र्क होगा ही 19-20 का, लेकिन दोनों भाषाएं मराठी है। ऐसे बहुत सारे गांवों में हमने विजिट किया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा ही बोलते हैं। पुराने लोगों को वहाँ पे तेलुगु तक बोलने नहीं आती है। यहाँ पे कोलाम गोंडी मराठी के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट भाषा आती है जो कि है लंबाड़ियों की भाषा, गोर बंजारा लोगों की भाषा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लंबाड़ी भाषा भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारे कागजनगर के पास में ही आप चले जाओगे तो आपको अनकोड़ा नाम का गांव मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ हद तक लंबाड़ी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। गन्नारम के पास में एक मौसम नाम का गांव है, वहाँ पे भी लंबाड़ी भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। आदिलाबाद में तो एक हद तक ये लोग इतने फैले हुए हैं कि लंबाड़ी भाषा एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हमारे सेक्टर में बनती हुई दिखाई दे रही है। सुनने में ये करीब करीब मारवाड़ी की तरह लगती है, लेकिन अपने आप में अलग भाषा है। और इसके अलावा अभी आगे बढ़े तो आप लोगों को यहाँ पे तेलुगु तो है ही, तेलंगाना में रहते हैं और चूंकि हम लोग यहाँ पे तेलुगु बोलते हैं, इसीलिए तेलुगु भाषा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। ढेर सारे लोग अब भी तेलुगु भाषा में ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वैसे तो इंग्लिश मीडियम का दौर है, लेकिन अब भी तेलुगु भाषा की जो कमांड है ना, वो यहाँ से नहीं गई है। तेलुगु मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत है और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया है जिन्होंने कई किताबें और कविताएं तेलुगु भाषा में लिखी है। इसके अलावा आपको बता दूं, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो कि निज़ाम के टाइम से ही यहाँ पे बोली आ रही है। बहुत सारे लोग, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि इसके अलावा जो लोग मारवाड़ी है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो भी इस भाषा का इस्तेमाल बड़े तौर पे करते हैं। ख़ास तौर पे एक हैदराबादी हिंदी जो है डायलेक्ट आता है जो कि यहाँ पे खूब बोली जाती है। आप लोगों को समझ में आता ही होगा कि हम जो अभी जिस भाषा में बात कर रहे हैं न्यूज़ में, उससे वो थोड़ी सी अलग होती है। बहुत ही फेमस हैदराबादी डायलेक्ट होता है। इसके अलावा अभी भी जैसे तेलुगु मीडियम स्कूल्स चल रहे हैं, वैसे ही उर्दू मीडियम स्कूल भी जो है यहाँ पे धूमधाम चल रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। तेलंगाना की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उसके बाद नंबर आता है इंग्लिश का। खैर, यहाँ पे इतने सारे भाषाओं के बाद में एक और सरप्राइज वाली इंपॉर्टेंट भाषा आती है बंगाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे करीब 25,000 से भी ज़्यादा बंगाली लोग हमारे इस इलाके में रहते हैं। इसके अलावा आपको मंदामारी इलाके में भी बंगाली कैंप मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बांग्ला भाषा बोलते हैं। हमारे बंगाली कैंप में तो जितने भी स्कूल्स हैं उनको 4th क्लास तक बंगाली मीडियम में ही चलाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बंगाली बोलचाल आती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोल तो फर्राटे से लेते हैं अपनी मातृभाषा को, लेकिन लिख नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, बंगाली लैंग्वेज में मैंने ये चीज़ देखी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बांग्ला बोलते तो हैं, लेकिन उनको लिखने और पढ़ने नहीं आती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बीटेक, बीएससी, मास्टर्स किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली बांग्ला भाषा लिखने पढ़ने नहीं आती। सेम केस ऐसा ही उर्दू के साथ भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि फास्ट फॉरवर्ड बनने के चक्कर में, अच्छी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो जाते हैं, लेकिन घर पर उर्दू लिखना और पढ़ना भूल जाते हैं। इन लोगों को अपने मातृभाषा को लिखना, पढ़ाना, बोलना ज़रूरी है।
और जैसे कि मैंने कोलाम, गोंडी और लंबाड़ी भाषाओं का आपको उदाहरण दिया, ये सब आजकल के ज़माने के लोग बोलना कम कर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आम बोलचाल में हिंदी तेलुगु बात कर लेंगे और इस अपने खुद की मातृभाषा से लोग लगातार दूरी बनाते जा रहे हैं। तो यही एक संदेश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हमको देता है। मैंने पूरे देश की बात अलग कर दी और हमारे कागज़ नगर की बात अलग कर दी। कागज़ नगर में इतने लैंग्वेजेस है। इसके अलावा आपको पता ही है अपना कागज़ नगर तो मिनी इंडिया है। मारवाड़ी बोलने वालों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से पंजाबी बोलने वाले भी कुछ लोग हैं अभी भी यहाँ पे, जो लोग कि आपको गुरुद्वारे में मिल जाएंगे। गुरुद्वारे में आपको मिलेंगे सिंधी बोलने वाले लोग भी। ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने घर की भाषा को लिखना पढ़ना ज़रूर सिखाएं अपने अगले जनरेशन को, वरना आप आखिरी जनरेशन होंगे जो कि अपनी मातृभाषा लिखना पढ़ना जानते होंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल सुबह मिलूंगा अपनी दोस्त पापिया के साथ में, जहां हम दोनों आपको बताएंगे गुड मॉर्निंग कागज़ नगर के कुछ एपिसोड्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।